तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत पिछले वीडियो के अंदर हो गई थी। हमने फिजिक्स नाम के किरदार को पिछले वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया था। फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। अब नेचर को जब आप स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि यार नेचर के अंदर इतना कुछ हो रहा है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ के अंदर इतना कुछ हो रहा है कि आपको फिजिक्स को भी सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत महसूस होती है। एक सुपर मार्केट का एग्जाम्पल लो। जब आप सुपर मार्केट के अंदर जाते हो तो वहाँ पर सब सेक्शंस बने हुए होते हैं। कपड़े खरीदने हैं तो अलग से सेक्शन बना हुआ है, किचन का सामान खरीदना है तो अलग से सेक्शन बना हुआ है, स्पोर्ट्स का सामान खरीदना है तो अलग से सेक्शन बना हुआ है। इसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें उस सुपर मार्केट को नेविगेट करने में और शॉपिंग करने के अंदर आसानी होती है। तो फिजिक्स के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही काम किया। हमने फिजिक्स को सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। इसकी जो शुरुआत की गई वो उस ऑब्जेक्ट की साइज के आधार पर करी गई जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, क्वार्क्स हो गए, मीसोन्स, बोसोन्स हो गए, तो इनका जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। और अगर आप डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो, बियॉन्ड एटम और मॉलिक्यूल जाके अगर आप बात करते हो कि जैसे एक बॉल हो गई, कार हो गई, ट्रेन हो गई, प्लैनेट्स हो गए, यूनिवर्स हो गया पूरा का पूरा, तो उसको रखा गया है मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। अब जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स हैं। हम देखेंगे कि यार दुनिया का हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी तरीके से मूव कर रहा है, तो उनकी मोशन के अंदर हमारा इंटरेस्ट जगेगा। और बहुत पहले जगह था, न्यूटन गैलीलियो ने इसकी शुरुआत कर दी थी और उसके लिए कुछ लॉज ढूंढ के निकाले थे और एक नई ब्रांच बनी फिर फिजिक्स की जिसको कहा गया मैकेनिक्स। फिर हम बात करें हीट, टेम्परेचर और इनके आधार पर होने वाले मोशन की और उसकी स्टडी की, तो उसको एक नई ब्रांच के अंदर स्टडी किया गया जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस की बात करते हो, करंट की बात करते हो, करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, मैग्नेट्स की बात करते हो और इनकी मोशन की अगर आप बात करते हो तो उस ब्रांच को कहते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और लाइट, फिजिक्स के अंदर लाइट इतनी यूनिक, इतनी प्यारी चीज़ है कि हमने इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी। हमने इसके बिहेवियर को और इसके आधार पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए उनको स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच बना डाली जिसको कहा जाता है ऑप्टिक्स। अब ये जो काम है ये हम बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं और सदियों से हम इनको स्टडी करते चले आ रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता चला आ रहा है। तो इन सारी की सारी ब्रांचेस को क्यूमुलेटिवली कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। जैसे पुरानी वाइन नहीं होती, हमारी क्लासिकल फिजिक्स भी कुछ वैसी ही है। पुरानी वाइन के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसका टेस्ट जो है, उसका जो सुरूर है वो और भी मस्त होता चला जाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स की जो रिलेवेंस, इंपॉर्टेंस है, भले ही आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बट आज भी इसकी जो रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस है वो बरकरार है, इनफैक्ट बढ़ती चली जा रही है। फिर बात करें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मोशन की, तो इनकी मोशन इतनी ज़्यादा काउंटर इंट्यूटिव है, आपके कॉमन सेंस की धज्जियाँ उड़ाने वाली मोशन है। तो उसको अलग से स्टडी किया जाता है और उस ब्रांच को बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लाइट के साथ या दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी किया जाता है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ये बिल्कुल नई फिजिक्स है, अभी अभी की, मतलब हमें 100 साल भी नहीं हुए कि हमने इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर फिजिक्स को रख के स्टडी करना चालू किया है। तो इसको बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये एक तरीके से फिजिक्स का मैप हो गया, फिजिक्स का सुपर मार्केट हो गया। अब आपको पता है कि यार अगर आपको हीट और उससे रिलेटेड फिनोमेना स्टडी करने हैं तो आपको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। आपको पता है कि यार अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करना है तो हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जाना होगा, राइट। तो ये एक तरीके से हमारा मैप हो गया, इसको हम हमेशा साथ में रखेंगे। जब आप 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ते हो वो बेसिकली आपकी ये वाली फिजिक्स है। थोड़ी बहुत मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ते हो बट बेसिकली आप इस ऑर्डर के अंदर फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने फिजिक्स को एक कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश करी है, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि कोई भी चीज़ क्यों आई, उससे पहले क्या आ चुका था और ये जो चीज़ आई है इसकी वजह से आगे क्या आने वाला है। जैसे कहानी के अंदर जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब बात करी जाए कि यार फिजिक्स के अंदर जिन ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो आप चौंक जाओगे कि एक तरफ हमारे पास में इतने छोटे ऑब्जेक्ट हैं
जिनकी साइज 10⁻⁻14 मीटर है, जिनका मास 10⁻⁻30 किलोग्राम है, जिनका अगर टाइम स्केल पे देखोगे इंटरेक्शन तो 10⁻22 सेकेंड्स के अंदर उनके इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं। ये जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया है किसका लिया है, इलेक्ट्रॉन का लिया है, तो एक तरफ आप इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल को स्टडी कर रहे हो फिजिक्स के अंदर, और एक तरफ आप पूरे के पूरे यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हो जिसकी साइज 10⁻26 मीटर्स है, जिसका मास 10⁻55 किलोग्राम है, और जिसका टाइम जो है, टाइम स्केल की अगर अपन बात करें तो 10⁻18 सेकेंड्स है। बेसिकली स्पेस और टाइम यानी कि साइज और टाइम जो है ना, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये हमें आगे जाके पता चलेगा जब हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप सोच सकते हो कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का जो डोमेन है वो कितना वास्ट है। आप में से कोई भी फिजिक्स के डोमेन के अंदर अगर घुसना चाहता है तो वो कभी भी बोर नहीं होने वाला, क्योंकि फिजिक्स का कोई अंत नहीं है। अगर हम बात करें कि आप अगर फिजिक्स के डोमेन के अंदर घुसना ही चाहते हो तो किस तरीके के फिजिसिस्ट आप बनना चाहोगे? आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहोगे, या एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट बनना चाहोगे, या फिर अप्लाइड फिजिसिस्ट बनना चाहोगे? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का मतलब होता है आइंस्टीन और नील बोर जैसे साइंटिस्ट। इन लोगों का काम क्या था कि ये अपने दिमाग के अंदर कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे। इनका ऑब्जर्वेशन इतना कीन हुआ करता था कि अपने दिमाग के अंदर ही पूरी की पूरी सिचुएशन इमेजिन कर लिया करते थे, और कुछ नई थ्योरीज प्रपोज करते थे जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट, किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करती थी। इनफैक्ट प्रेडिक्ट करते थे कि अगर ऐसा ऐसा कुछ किया जाएगा तो आपको इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। सब कुछ थ्योरेटिकल लेवल पर हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके का फिजिसिस्ट बनना चाहोगे तो आपको फिजिक्स को बिल्कुल एकदम दिल से प्यार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें मिलते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। इनका काम क्या होता है, ये माइकलसन, मॉडली जैसे साइंटिस्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि या तो वो किसी थ्योरी को वैलिडेट करते हैं या फिर उस थ्योरी को निगेट करते हैं। मतलब इनका काम ही यही होता है कि आइंस्टीन भाई साहब ने कोई थ्योरी दी तो इनका काम यही होता है कि यार कोई तो ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाए जो आइंस्टीन की थ्योरी को क्या कर दे, निगेट कर दे, या आइंस्टीन की थ्योरी को क्या कर दे, वैलिडेट करवा दे। तो आप इस तरीके के फिजिसिस्ट भी बन सकते हो। और अप्लाइड फिजिसिस्ट, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये बेसिकली क्या है, अप्लाइड फिजिसिस्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर हम डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले हैं, पता नहीं हम आगे जाके क्या करेंगे। इंडिया में तो मैक्सिमम इंजीनियर आईटी के अंदर ही काम करते हैं, तो वहाँ पर फिजिक्स तो आपको कभी भी डायरेक्ट यूज़ होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो मैं उस तरीके के इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ जो सच में कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। उनको फिज़िक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो फिज़िक्स के जो कंसेप्ट उन्होंने पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, कुछ नई मशीन डिज़ाइन करने के लिए, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करने के लिए अपने फिज़िक्स के कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो आप इस तरीके के फिजिसिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। फिज़िक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, बट फिज़िक्स में भी किस डायरेक्शन के अंदर आपको बढ़ना है आगे, उसका आपको पता होना चाहिए। तो आप कोई सा भी फील्ड जो है वो चूज़ कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि यार इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड है, अगर आप किसी बिल्कुल सिंपल से दिखने वाले इवेंट को भी कंसीडर करोगे तो उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो फिज़िक्स इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो पाई है इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड को एक्सप्लेन करने के अंदर? तो यहाँ पर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया है। हमने एक तरीका इजाद किया है जिसको बोला जाता है मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, और हमारी किस्मत अच्छी है कि आज तक ये मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। क्या होता है मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन? तो जैसे आप एक लीफ जो है ना उसको गिरते हुए इमेजिन करो, वो धीरे 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 गिरती चली जा रही है। अब आप देखोगे कि यार जब ये लीफ गिर रही है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर अर्थ की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वॉल्व है, इसकी सरफेस के ऊपर जो हवा है उसकी वजह से लगने वाला एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है ना।
तो और इसी की वजह से इसकी जो मोशन है वो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है। नॉर्मली तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि किसी चीज़ को छोड़ा जाएगा वो सीधी जाके नीचे गिर जाएगी। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हो। आप ये इमेजिन करते हो कि यार मान लो हवा नहीं है, मान लो एयर इज नॉट प्रेजेंट देयर। सो इन दैट कंडीशन आप इस लीफ की मोशन को स्टडी करते हो। फिर ये लीफ जो है ना, ये आपको बिल्कुल एक बॉल की तरह ही नीचे जाती हुई नजर आएगी। आपने कभी सुना होगा ना उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि अगर एक लीफ को और एक बॉल को सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए तो सबसे पहले ज़मीन से कौन जाके टकराता है। तो आप देखो कि प्रैक्टिकली तो जो बॉल है वो जाके टकराती है, लेकिन अगर आप वैक्यूम के अंदर इस सेम एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पर जाकर ज़मीन से टकराती है। तो मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन में आप क्या करते हो कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है उसको कुछ सिंप्लीफाइड या आइडियल सिनेरियोज के अंदर क्या कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो, उसको स्टडी करते हो और फिर उसके अंदर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करते चले जाते हो और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हो। जैसे आप सबसे पहले लीफ का ज़मीन की तरफ गिरना स्टडी कर लो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद में एयर रेजिस्टेंस के फैक्टर को इंक्लूड कर लो तो आप आसानी से उस कॉम्प्लेक्स मोशन को भी क्या कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे। तो ये जो मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है ये बेसिकली एक तरीके का तुक्का ही था हमारे लिए। तो हमने थोड़ी ना सोचा था कि ये हमेशा वर्क करेगा, लेकिन आज तक तो फिजिक्स के अंदर ये मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही अच्छे से काम करता चला आ रहा है। आई होप आगे भी करता रहेगा। तो इसके सहारे हम जी रहे हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की और टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि मैंने बताया था ना कि ये जो अप्लाइड फिजिसिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कोई नई थ्योरी प्रपोज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट उसको वैलिडेट कर देते हैं कि हाँ यार इन्होंने सही कहा है। तो फिर उसके बेसिस पे कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का काम करते हैं हमारे अप्लाइड फिजिसिस्ट, यानी कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, ये कह लो ठीक है ना इनको। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फिजिक्स का यूज़ करके, प्योर साइंस का यूज़ करके टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप नोटिस करो कि फिजिक्स जो है वो हमेशा हेल्प करती है इंजीनियर्स की क्या करने में, नई टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस करने में, नए इनोवेशंस करने के अंदर। इसका एग्जांपल बताता हूँ। जब हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता चला और उनके बिहेवियर के बारे में पता चला तो हमने सेमीकंडक्टर्स के आधार पे एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी। हमने कंप्यूटर्स बना लिए और आज कंप्यूटर्स की वजह से जो चेंजेस आ गए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर वो तो आप सभी विटनेस कर सकते हो। तो फिजिक्स जो है वो नई टेक्नोलॉजीज क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी जो है वो आपको फिजिक्स को बहुत ही बेटर तरीके से स्टडी करने के अंदर मदद करती है। जैसे सपोज करो कि अब कोई थ्योरेटिकल फिजिस्ट है, वो इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर जाकर अपने दिमाग के अंदर कोई थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो अब एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट उसकी कैसे हेल्प करेगा। तो अप्लाइड फिजिसिस्ट जो थे, जिन्होंने ऑलरेडी जो फिजिक्स हमें पता है उसके आधार पर एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आधार पर आप इवन इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी विजुअलाइज कर सकते हो प्रैक्टिकली इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। आप एटम मॉलिक्यूल्स को भी देख सकते हो एक तरीके से। तो ये जो साइकिल है ना, ये एक पॉजिटिव साइकिल बन चुका है हमारे लिए। फिजिक्स नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने के अंदर मदद कर रही है और जो नई टेक्नोलॉजी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंप्यूटर्स हमने बनाए हैं, सुपर कंप्यूटर्स हमने बनाए हैं, वो फिजिक्स को यानी कि नेचर को और बेटर तरीके से समझने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये बेसिकली हमने जो डिस्कशन किया है आज के वीडियो के अंदर, ये आपको इंस्पायर कर सकता है, आपको एक मैप दिखा सकता है कि यार अगर आप फिज़िक्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हो और फिज़िक्स की राह पर आगे बढ़ते हो तो आपके पास में किस किस तरीके की फील्ड्स अवेलेबल हैं, आप किस किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे आगे जाके, आप किस तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड की हेल्प कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप हो सकता है आइंस्टीन की तरह जो नेचर है उसके बिल्कुल डीप सीक्रेट्स को रिवील करने के अंदर पूरे के पूरे संसार की, पूरे के पूरे वर्ल्ड की हेल्प कर दें। आई होप
आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, जो भी कुछ फीडबैक्स हैं आपके वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।